नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। रात के 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरे ट्रक महारानी की इंजन की आवाज भी मुझे किसी डरावनी चीख की तरह लग रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वाइपर अपनी पूरी रफ्तार से शीशे पर जमा पानी को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने की सड़क फिर भी धुंधली ही दिख रही थी। मैं अक्सर रातों में गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। भीड़ कम होती है और ठंडी हवा थकान मिटा देती है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक के ऊपर बैठी हो। तभी हेडलाइट की पीली रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कुछ नजर आया। एक औरत, सफेद साड़ी में नहीं जैसा कि अक्सर कहानियों में सुना जाता है, बल्कि फटे पुराने मैले कपड़ों में। वो सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक के टायर सड़क पर घिसटते हुए एक भयानक आवाज के साथ रुके। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साली, मरना चाहती है क्या? मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। सिर्फ बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा शायद थकान की वजह से मुझे मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन हुआ होगा। मैंने गहरी सांस ली, एक बीड़ी सुलगाई और गियर डालकर ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 5 किलोमीटर आगे चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रक का केबिन अचानक बहुत ठंडा हो गया है। इतनी ठंड कि मेरी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। मैंने हीटर चेक किया, वो ठीक था। तभी मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की खाली सीट पर जहां मैं आराम करता हूं, वहां कोई बैठा था। वो वही औरत थी। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर मिट्टी लिपटी हुई थी। सबसे डरावनी बात उसकी आंखें थीं। वे पूरी तरह सफ़ेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो मुझे शीशे के जरिए देख रही थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रही हो। मेरा गला सूख गया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। तभी उसने अपना हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून काले और नुकीले थे। जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियों ने मेरी गर्दन को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की सिल्लियां मेरी खाल में चुभो दी हों। उसने फुसफुसाते हुए कहा, राजेश, गाड़ी मत रोकना। अगर रुके तो तुम भी वहीं जाओगे जहां मैं जा रही हूं। हैरानी की बात यह थी कि उसने मेरा नाम लिया था। मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे जानती थी। डर के मारे मैंने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। ट्रक 100 की रफ्तार पार कर चुका था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स फड़फड़ाने लगीं और पूरी तरह बंद हो गईं। अब मैं 100 की रफ्तार में बिना किसी रोशनी के उस खौफनाक औरत के साथ घने जंगल वाले हाईवे पर था। मुझे सामने कुछ नहीं दिख रहा था, सिवाय उस अंधेरे के जो मुझे निगलने के लिए तैयार खड़ा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रक की स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में नहीं थी। वो अपने आप घूम रही थी और वो औरत अब मेरे कान की ठीक पास थी। उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू मेरे नथुनों में भर गई थी। उसने कहा, देखो, हम पहुंच गए। जैसे ही उसने ये कहा, ट्रक के सामने की अंधेरी सड़क पर सैकड़ों मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही उन सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी फैली, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सड़क के बीचों बीच कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वहां एक शमशान जैसा मंजर था। हाईवे के उस हिस्से पर दर्जनों चिताएं सजी हुई थीं, लेकिन उनमें आग नहीं थी। उन चिताओं पर लाशें लेटी हुई थीं और हर लाश के पास एक मोमबत्ती जल रही थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि जैसे ही मेरा ट्रक उन चिताओं के पास पहुंचा, वे सारी लाशें एक साथ उठकर बैठ गईं। उनकी गर्दनें एक झटके में मेरी तरफ मुड़ी, जैसे किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो। उनकी हड्डियों के चटकने की आवाज मेरे ट्रक के इंजन के शोर से भी तेज सुनाई दे रही थी। राजेश, उतर नीचे, तेरा स्वागत करने के लिए सब जाग गए हैं। उस औरत की ठंडी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। अब वो मेरे पीछे वाली सीट पर नहीं थी, बल्कि बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसकी फटी हुई खाल से अब गाढ़ा काला खून रिस रहा था, जो मेरे ट्रक के गियर बॉक्स पर गिर रहा था।
मैंने पागलपन की हद तक ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैडल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। ट्रक रुकने के बजाय उन चिताओं के बीच से गुजरने लगा। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, वे लाशें उठकर ट्रक की बॉडी पर चिपकने लगी। मुझे ट्रक की छत और दरवाजों पर उनके नाखूनों के खुरचने की चर चर की आवाज आने लगी। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा और स्टीयरिंग को झटके देने लगा। उस औरत ने एक डरावनी हंसी हंसी। उसके दांत पूरी तरह सड़ चुके थे। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब लाया कि उसकी आंखों के खाली गड्ढे मुझे साफ दिखने लगे। तूने क्या बिगाड़ा है? याद कर 7 साल पहले की वो काली रात, इसी हाईवे का मोड़ नंबर 13। एक छोटी सी कार जिसे तूने टक्कर मारी थी और रुका नहीं था। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। 7 साल पहले बारिश की ऐसी ही एक रात थी। मैं नशे में धुत था और जल्दबाजी में माल पहुंचाने के चक्कर में एक सफेद रंग की छोटी कार को पीछे से ठोक दिया था। मैंने शीशे में देखा था कि कार खाई में गिर रही है, लेकिन पुलिस के डर से मैंने रफ्तार बढ़ा दी थी। मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा कि उस कार में कौन था। उस कार में मैं और मेरा 5 साल का बेटा थे, राजेश, उसने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज अब औरत की नहीं बल्कि किसी जानवर की लग रही थी। हम 3 दिन तक उस खाई में तड़पते रहे। मैं जिंदा थी, मेरी टांगें टूट चुकी थीं और मेरा बेटा भूख और दर्द से मेरे सामने दम तोड़ गया। उस वक्त तू चैन की नींद सो रहा था ना। अचानक ट्रक के सामने वाले शीशे पर बाहर से एक छोटा सा हाथ छपा। एक छोटा सा बच्चा जिसके सिर का आधा हिस्सा गायब था, शीशे पर लटक रहा था और अपनी बिना पुतली वाली आंखों से मुझे घूर रहा था। वो अपना छोटा सा हाथ शीशे के पार लाने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। ट्रक अब हाईवे पर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर था जहां सिर्फ कीचड़ और मरे हुए पेड़ों के ठूंठ थे। चारों तरफ कोहरा इतना घना था कि लग रहा था जैसे हम दुनिया के किसी और ही छोर पर पहुंच गए हैं। तभी ट्रक का इंजन एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। हेडलाइट्स आखिरी बार फड़फड़ाई और फिर चारों तरफ कयामत जैसा अंधेरा छा गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी पलकें झपकने की आवाज भी सुन सकता था। तभी मेरे कान के पास उस बच्चे की मासूम लेकिन रूह कपा देने वाली आवाज आई, अंकल, अब आप हमारे साथ खेलोगे? मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो हाथ छोटा था लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और जो देखा उसे देखकर मेरी चीख हलक में ही दम तोड़ गई। मेरी गर्दन जैसे ही घूमी, मेरी आंखों के सामने वो छोटा बच्चा था। उसका आधा चेहरा सड़क पर घिसटने की वजह से पूरी तरह सपाट हो चुका था और दाहिनी आंख की जगह सिर्फ एक गहरा गड्ढा था जिसमें से सफेद कीड़े रेंग रहे थे। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान किसी मासूम की नहीं बल्कि साक्षात मौत की थी। अंकल, मम्मी कहती हैं कि भागना गंदी बात है, बच्चे ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ की पकड़ मेरी गर्दन पर इतनी मजबूत हो गई कि मुझे अपनी सांस की नली दबती हुई महसूस होने लगी। तभी बगल वाली सीट पर बैठी उस औरत ने अपना हाथ हवा में लहराया और ट्रक के केबिन के अंदर की सारी लाइटें नीली रोशनी में जल उठी। लेकिन ये रोशनी बल्ब की नहीं थी, ये उन लाशों की आंखों से निकल रही थी जो अब ट्रक की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थीं। आज इंसाफ होगा राजेश, औरत ने अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमाते हुए कहा। उसकी रीढ़ की हड्डी के टूटने की आवाज कड़क कड़क करके पूरे केबिन में गूंज गई। जितनी तड़प हमने उस खाई में झेली थी, उसका एक एक पल तुझे आज यहीं चुकाना होगा। अचानक ट्रक के फर्श से खून उबलने लगा। देखते ही देखते केबिन में घुटनों तक गाढ़ा बदबूदार खून भर गया। मैं अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे जंजीरों से जकड़ दिया हो। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। बाहर वो हाईवे नहीं था, वहां एक अंतहीन खाई थी जिसमें हजारों गाड़ियां एक के ऊपर एक लदी हुई थीं। उन गाड़ियों के मलबे से इंसानी हाथ बाहर निकलकर हवा में छटपटा रहे थे। वो उन लोगों की चीखें थीं जिन्हें हाईवे पर मारकर लोग भाग गए थे। ये हाईवे ऑफ द डेड है राजेश, औरत ने मेरे कान में चीखते हुए कहा। यहाँ वही आता है जो गुनाह करके मुकर जाता है। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं सीधा उस दलदली जमीन पर जा गिरा। जमीन ठंडी और चिपचिपी थी। जैसे ही मैं उठा, मैंने देखा कि वो बच्चा मेरे सामने खड़ा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से जमीन खोदना शुरू किया। देखते ही देखते उसने एक कब्र खोद दी। अंकल, इसमें लेट जाओ, ये आपके साइज की है, बच्चे ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा।
तभी उन लाशों का झुंड मेरी तरफ बढ़ने लगा। वे रेंगते हुए, लंगड़ाते हुए और अपनी टूटी हुई हड्डियों को घसीटते हुए आ रहे थे। उनमें से एक लाश ने, जिसका जबड़ा लटका हुआ था, मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे उस कब्र की तरफ खींचने लगा। मैंने हाथ पैर मारे, मिट्टी में नाखून गड़ा दिए, लेकिन उनकी ताकत इंसानी नहीं थी। मुझे उस अंधेरी कब्र में धकेल दिया गया। ऊपर से मिट्टी गिरनी शुरू हो गई। मैं चिल्लाता रहा, मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर कर दूंगा, पुलिस को सब बता दूंगा। मिट्टी के बीच से मुझे उस औरत का चेहरा दिखा। वो ऊपर खड़ी होकर मुझे दफन होते देख रही थी। उसने आखिरी बार कहा, पुलिस की सजा तो चंद सालों की होती है राजेश, हमारी सजा तो अनंत काल तक चलेगी। जैसे ही मिट्टी ने मेरा चेहरा ढका, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, फेफड़े फटने को थे। और तभी उस अंधेरी कब्र के अंदर मुझे किसी के हाथ का एहसास हुआ। कोई पहले से ही उस कब्र के अंदर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने अंधेरे में अपना मुंह मेरे कान के पास लाया और बेहद धीमी आवाज में कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो तुम्हें हमारे साथ उस खाई के नीचे चलना है जहां सूरज कभी नहीं उगता। अचानक मुझे एक जोरदार झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैं अभी भी ट्रक की ड्राइविंग सीट पर था। सामने हाईवे था, बारिश हो रही थी और वाइपर चल रहे थे। क्या वो सब एक सपना था? मैंने राहत की सांस ली और पसीना पोंछा, लेकिन जैसे ही मैंने गियर बदलने के लिए हाथ नीचे किया, मेरा हाथ जम गया। गियर बॉक्स पर ताजे गीले छोटे बच्चे का हाथ का निशान बना हुआ था और रियर व्यू मिरर में पीछे वाली सीट पर वही सड़ी हुई सफेद साड़ी का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। मेरे ट्रक के रेडियो से अचानक अपने आप एक आवाज आई, मोड़ नंबर 13 आने वाला है राजेश, हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थरथरा रहे थे। रेडियो से आती वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मरे हुए गले एक साथ मिलकर मेरा नाम पुकार रहे हों। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, बटन को पागलों की तरह दबाया, लेकिन आवाज और तेज होती गई। मोड़ नंबर 13, मौत का मोड़। राजेश, तुम घर नहीं जाओगे। तभी ट्रक के इंजन से धुआं निकलने लगा। गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लगी। मैंने ब्रेक पर अपना पूरा वजन डाल दिया, लेकिन पैडल फर्श से चिपक चुका था। सामने सड़क अब खत्म हो रही थी और घने कोहरे के बीच एक बहुत ही तीखा मोड़ नजर आ रहा था। वही मोड़ जहां 7 साल पहले मैंने उस परिवार को खत्म किया था। सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर लिखा था, सावधान, अंधा मोड़, लेकिन किसी ने उस पर लाल रंग से 13 लिख दिया था, जो खून की तरह नीचे टपक रहा था। जैसे ही ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा, हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे वही सफेद कार खड़ी दिखी, वही कार जिसे मैंने खाई में धकेला था। वो कार अब बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे अभी अभी शोरूम से आई हो। उसके अंदर वही छोटा बच्चा पीछे की सीट पर बैठा था और मुझे हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा था। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मैं चिल्लाया। अचानक ट्रक के केबिन के अंदर का तापमान इतना गिर गया कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमने लगीं। ठंडी बर्फ जैसी हवा मेरे कानों को चीर रही थी। तभी बगल वाली सीट पर वो औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी खाल पूरी तरह उतर चुकी थी, सिर्फ मांस और नसें दिख रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर ट्रक की चाबी घुमा दी। इंजन बंद हो गया, सन्नाटा छा गया, लेकिन ट्रक रुका नहीं। वो अब भी अपनी गति से खाई की ओर बढ़ रहा था। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जैसे खत्म हो चुका था। ट्रक सड़क छोड़कर हवा में तैरने लगा। मैं अपनी सीट से उछलकर छत से जा टकराया। बाहर की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हम खाई में गिर रहे थे, लेकिन ये कोई साधारण खाई नहीं थी। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, मुझे दिखाई दिया कि वहां हजारों ऐसी ही गाड़ियां और ट्रक पड़े थे जो कभी इस मोड़ से गायब हुए थे। हर गाड़ी के अंदर से कंकाल मुझे देख रहे थे। धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ ट्रक नीचे एक दलदल में गिरा। कांच के टुकड़े मेरे शरीर में धंस गए। दर्द इतना असहनीय था कि मैं बेहोश होना चाहता था, लेकिन मौत मुझे सुकून नहीं दे रही थी। मैंने रेंगते हुए ट्रक के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने अपना सिर बाहर निकाला, मैंने देखा कि मैं अकेला नहीं था। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे। वे सब वही थे जो इस हाईवे पर हिट एंड रन हादसों में मारे गए थे। कोई बिना सिर के था, किसी के हाथ कटे हुए थे और कोई अपनी ही आंतों को जमीन पर घसीट रहा था। वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना पैर मेरे जख्मी हाथ पर रखा और जोर से दबाया। मेरी चीख पूरी घाटी में गूंज उठी। राजेश,
यहाँ वक्त नहीं होता, यहाँ सिर्फ दर्द होता है, हर उस पल का दर्द जो तुमने हमें दिया, उसने कहा। उसने नीचे झुककर मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे एक पुरानी जंग लगी एम्बुलेंस की तरफ खींचने लगी। उस एम्बुलेंस के अंदर से सड़ान धा रही थी। इसे अंदर डालो, उसने चिल्लाकर कहा। बाकी की लाशें मेरी तरफ बढ़ीं। उनके ठंडे और सड़े हुए हाथों ने मुझे जकड़ लिया। वे मुझे उस एम्बुलेंस के अंदर ठूसने लगे, जहां पहले से ही वो छोटा बच्चा एक सर्जिकल चाकू लेकर बैठा था। बच्चे ने मेरी तरफ देखकर एक चौड़ी डरावनी मुस्कान दी और कहा, अंकल, मम्मी ने कहा था कि डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। अब मैं देखूंगा कि आपके अंदर कितना डर भरा है। जैसे ही उसने चाकू मेरे सीने के पास लाया, मुझे एहसास हुआ कि मैं मर नहीं रहा था। मैं बस एक अनंत नरक के पहले चरण में था। वहां कोई पुलिस नहीं थी, कोई कानून नहीं था, वहां सिर्फ बदला था। तभी दूर से मुझे एक और ट्रक के आने की आवाज सुनाई दी। एक और रोशनी, एक और गुनहगार शायद इस मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। उस छोटे बच्चे ने चाकू की नोक जैसे ही मेरी छाती पर रखी, दर्द की एक ऐसी लहर उठी जिसने मेरी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। वो चाकू लोहे का नहीं था, वो किसी ठंडी कड़कड़ाती नफरत से बना था। वो धीरे धीरे मेरी खाल को ऐसे उधेड़ रहा था जैसे कोई कागज फाड़ता है। मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज उस एम्बुलेंस की दीवारों के बाहर नहीं जा रही थी। चिल्लाओ मत अंकल, अभी तो हमने दिल तक पहुंचना भी शुरू नहीं किया है, बच्चे ने ठिठोली करते हुए कहा। तभी बाहर उस औरत की चीख सुनाई दी, रुको, एक और आ रहा है। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा झटके से खुला और उन लाशों ने मुझे घसीटकर बाहर कीचड़ में फेंक दिया। उन्होंने मुझे एक पेड़ से बांध दिया, वो पेड़ जिसकी टहनियां इंसानी उंगलियों जैसी थीं और जिनसे पत्तों के बजाय सूखे बाल लटक रहे थे। ऊपर सड़क पर मोड़ नंबर 13 की तरफ एक और रोशनी बढ़ रही थी। एक भारी ट्रक, बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा, तेज रफ्तार में उस अंधे मोड़ की तरफ आ रहा था। देखो राजेश, ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना, सोहन, उस औरत ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोहन, वो मेरे साथ ही काम करता था। उसी ने मुझे सिखाया था कि एक्सीडेंट के बाद रुकना नहीं चाहिए, वरना भीड़ मार डालेगी। उसने भी कई बार मासूमों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था। ऊपर सड़क पर वही खौफनाक नाटक फिर से शुरू हुआ। सोहन के ट्रक के सामने वो औरत और बच्चा प्रकट हुए। मैंने ऊपर की तरफ देखा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, सोहन भाग, यहां मत रुकना, लेकिन मेरी आवाज हवा में ही खो गई। सोहन ने वही गलती की जो मैंने की थी। उसने ब्रेक मारा, उसका ट्रक फिसला और सीधा खाई की तरफ गिरता चला आया। हवा में ट्रक ने कई कलाबाजियां खाईं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ ठीक मेरे ट्रक के बगल में आ गिरा। आग की लपटें उठीं, लेकिन उन लपटों का रंग लाल नहीं बल्कि राख जैसा काला था। सोहन खून से लथपथ होकर ट्रक के टूटे हुए शीशे से बाहर रेंगने की कोशिश कर रहा था। तभी उन लाशों के झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो औरत सोहन के पास गई और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। एक और गुनहगार, एक और मेहमान, वो खुशी से चिल्लाई। अब मंजर और भी विभत्स हो गया था। उन लाशों ने सोहन के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए, लेकिन वो मर नहीं रहा था। यहाँ का कानून यही था, आप तड़प सकते हो, आपके टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको मौत का सुकून नहीं मिलेगा। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा। राजेश, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ गवाह बनने आए हो? नहीं, तुम यहाँ हिस्सेदार हो। उसने अपने हाथ से सोहन की तरफ इशारा किया। अचानक मेरे हाथ में एक जंग लगा हुआ बड़ा सा आरी आ गया। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा शरीर अपने आप उठ खड़ा हुआ। मैं चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन मेरी हड्डियां और मांसपेशियां उस औरत के इशारे पर नाच रही थीं। जाओ राजेश, अपने दोस्त को वो सजा दो जो उसने और तुमने मिलकर दूसरों को दी है। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा बेटा भी बहुत जल्द इस मोड़ पर हमारा मेहमान बनेगा। बेटे का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप गया। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे इसमें मत घसीटो। तो शुरू हो जाओ, वो औरत दहाड़ी। मैं कांपते कदमों से सोहन की तरफ बढ़ा, जो जमीन पर पड़ा रहम की भीख मांग रहा था। उसकी आंखें मुझसे कह रही थीं, भाई मत करना, लेकिन मेरे हाथ उस आरी को हवा में उठा चुके थे। जैसे ही मैंने पहली चोट की, आसमान से खून की बारिश होने लगी। पूरी घाटी में सिर्फ मांस के कटने और हड्डियों के टूटने की आवाजें गूंज रही थीं।
हर चोट के साथ मुझे वो एहसास हो रहा था कि अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं भी उन्हीं दरिंदों का हिस्सा बनता जा रहा हूँ। तभी उस अंधेरी खाई के ऊपर एक काली धुंध उठी और एक बहुत विशाल आकृति सामने आई। वो उन सब की महारानी थी, हाईवे की असली रूह। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और कहा, सौदा पूरा हुआ, एक का गुनाह दूसरे का हाथ। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। सोहन की चीखें, वो औरत, वो बच्चा, सब ओझल होने लगे। मेरी आंखें फिर खुली। मैं अपने ट्रक के स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए था। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं पसीने से नहाया हुआ था। क्या ये फिर से सपना था? मैंने जल्दी से अपना हाथ देखा। वहां कोई आरी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने बगल वाली सीट पर देखा, वहां सोहन का पहचान पत्र पड़ा था, जिस पर ताजे खून के धब्बे थे। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मेरी पत्नी का था। सुनो, सोहन भाई का सुबह तड़के मोड़ नंबर 13 पर एक्सीडेंट हो गया। पुलिस कह रही है कि उनका ट्रक खाई में मिला है, पर उनकी बॉडी का एक भी टुकड़ा वहां नहीं मिला, जैसे किसी ने उन्हें गायब कर दिया हो। मेरे फोन की स्क्रीन काली पड़ गई और उस काली स्क्रीन पर मुझे अपना अक्स दिखा। मेरी आंखों की पुतलियां अब गायब थीं। वे बिल्कुल वैसी ही सफेद थीं जैसी उस औरत की थीं। पीछे से फिर वही मासूम आवाज आई, अंकल, पापा को कैसा लगा? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज, वो मासूमियत से भरी शैतानी आवाज मेरे ठीक कान के पीछे से आई थी। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उसे पीछे की तरफ घुमाया। मोबाइल की स्क्रीन पर जो दिखा, उसने मेरे दिमाग की नसें सुन्न कर दी। पीछे की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन मेरी सीट के कवर पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा वहां उछल कूद कर रहा हो। अंकल, अब हम आपके घर चलेंगे, मुझे आपके बेटे आरव के साथ खेलना है, उस आवाज ने फिर से कहा। नहीं, मेरे बेटे के पास मत जाना, जो करना है मेरे साथ करो, मैं पागलों की तरह चिल्लाया और ट्रक से बाहर कूद गया। बाहर सुबह का उजाला तो था, लेकिन वो सूरज की रोशनी नहीं थी। आसमान का रंग राख जैसा मटमैला था और सड़क के किनारे के पेड़ काले पड़ चुके थे। मैं भागने लगा हाईवे की तरफ। मैंने सोचा कोई और ट्रक मिल जाएगा, कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन मैं जितना तेज भागता, सड़क उतनी ही लंबी होती जाती। तभी मुझे सामने से एक पुलिस की जीप आती दिखी। मैंने हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की। जीप रुकी। उसमें से 2 पुलिस वाले उतरे। उनकी वर्दी धूल से सनी थी और उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। साहब बचाइए मुझे, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं हांफते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। उनमें से एक पुलिस वाले ने मेरा सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें भी सफेद थीं। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, राजेश, हमें रिपोर्ट मिली है कि तुमने 7 साल पहले एक केस छुपाया था। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। उसने अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकाली, लेकिन वो लोहे की नहीं थी, वो तपते हुए इंसानी मांस की बनी थी। जैसे ही उसने मेरे हाथों में उसे पहनाया, मेरी खाल जलने लगी। चलो, जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है, दूसरे पुलिस वाले ने कहा, जिसका जबड़ा बात करते समय नीचे लटक गया था। उन्होंने मुझे जीप के पीछे डाल दिया। जैसे ही जीप आगे बढ़ी, मुझे एहसास हुआ कि हम सड़क पर नहीं चल रहे थे। जीप धीरे धीरे जमीन के अंदर धंस रही थी। हम मिट्टी और पत्थरों को चीरते हुए नीचे जा रहे थे। जीप एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। वहां लिखा था, पापियों का विश्राम गृह। वहां हजारों लोग थे जो छोटी छोटी लोहे की कोठरियों में बंद थे। हर कोठरी में वही मंजर था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों के साथ किया था। कोई अपनी ही गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा था, तो किसी के ऊपर गरम डामर डाला जा रहा था। मुझे एक कोठरी के सामने ले जाया गया। वहां पहले से ही कोई बैठा था। धुंध हटी तो देखा वो सोहन था, लेकिन उसका शरीर अब इंसानी नहीं बचा था। उसके हाथ पैर काटकर उल्टे जोड़ दिए गए थे। राजेश, भाग यहां से, ये लोग हमें खत्म नहीं करेंगे, ये हमें सजा देंगे, बार बार, हर रोज। सोहन की फटी आवाज गूंजी। तभी वो औरत फिर से सामने आई। उसके हाथ में अब एक बड़ा सा रजिस्टर था। उसने पन्ना पलटा और कहा, राजेश, तुम्हारी सजा का पहला हिस्सा शुरू होता है। तुम्हें वही दर्द महसूस करना होगा जो उस दिन मेरी कार में बैठे हर इंसान ने किया था।
अचानक मेरी कोठरी का फर्श गायब हो गया और मैं एक सफेद कार के अंदर जा गिरा। मेरे बगल में वो औरत बैठी थी और पीछे वो बच्चा। सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक पूरी रफ्तार से मेरी तरफ आ रहा था। वो ट्रक मेरा ही था, महारानी। धड़ाम! जोरदार टक्कर हुई। कार के शीशे मेरी आंखों में घुस गए। लोहे की चादरें मेरे पैरों को काटती हुई अंदर धंस गईं। दर्द इतना भयानक था कि मैं बेहोश होना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें खुली रहीं। कार खाई में गिर रही थी। एक एक पल, एक एक कतरा दर्द का मुझे महसूस हो रहा था। मैं खाई में गिरा। मेरा शरीर मलबे में दबा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी मुझे अपने बगल में उस बच्चे की लाश दिखी। वो रो रहा था, पापा, दर्द हो रहा है, बचा लो। ये मंजर बार बार दोहराया जा रहा था। हर बार टक्कर होती, हर बार मैं खाई में गिरता और हर बार वही असहनीय तड़प। कितनी बार ये होगा? मैंने रोते हुए आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया। उस औरत की आवाज ऊपर से आई, जितनी बार हम तड़पे थे। 7 साल राजेश, 7 साल तक तुम्हें हर 5 मिनट में इसी एक्सीडेंट से गुजरना होगा। समय का वहां कोई मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कितने दिन बीत गए या कितने साल। मैं बस मरता और फिर से उसी कार में जिंदा हो जाता। तभी एक दिन, या शायद एक सदी बाद, सब कुछ रुक गया। कोठरी का दरवाजा खुला। वो औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक डरावनी शांति थी। राजेश, आज तुम्हारी रिहाई है। रिहाई? सच में? क्या मैं वापस जा सकता हूं? मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर की तरफ ले आई। हम फिर से उसी मोड़ नंबर 13 पर थे। रात का समय था और बारिश हो रही थी। देखो, उसने सड़क की तरफ इशारा किया। सामने से एक कार आ रही थी, एक सफेद कार, और उसके पीछे एक ट्रक आ रहा था। उस ट्रक की हेडलाइट्स चीख रही थी। ये कौन है? मैंने पूछा। ये तुम्हारा बेटा है आरव। आज वो अपना पहला ट्रक चला रहा है, औरत ने ठंडेपन से कहा। मेरी रूह कांप गई। नहीं, उसे रोको, उसे यहां मत लाओ। वो देखो, कार में कौन है? उसने आगे इशारा किया। उस कार में मैं बैठा था, मेरा वो पुराना रूप, 7 साल पहले वाला। सर्कल पूरा हो गया है राजेश। आज तुम्हारा बेटा तुम्हें मारेगा और फिर वो यहां आएगा मेरी जगह लेने, और तुम उस कार में तड़पोगे जैसे मैं तड़पी थी। जैसे ही ट्रक ने कार को टक्कर मारी, एक जोरदार चीख गूंजी, लेकिन वो चीख मेरी नहीं थी, वो मेरे बेटे की थी। अचानक सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर मेरे पास आए। मिस्टर राजेश, आप एक बहुत बुरे एक्सीडेंट के बाद 7 साल बाद कोमा से जागे हैं। मैंने राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन तभी मेरी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी। अस्पताल के बाहर वाले पेड़ से वही छोटा बच्चा लटका हुआ था और उसके हाथ में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, अभी तो सिर्फ 7 साल हुए हैं, अनंत काल अभी बाकी है। अस्पताल के उस कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी पलकों के झपकने की आवाज़ भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। डॉक्टर और नर्सें वहां से जा चुके थे, लेकिन कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। खिड़की पर लटका वो बच्चा गायब हो चुका था, पर शीशे पर उसके हाथों के कीचड़ भरे निशान अभी भी मौजूद थे। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में जान ही नहीं थी। तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। सिर्फ मॉनिटर की नीली रोशनी जल रही थी, जो मेरी धड़कनों को एक सीधी रेखा में दिखा रही थी। टैं, टैं, टैं। मशीन चीख रही थी कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं तो होश में था। तभी अंधेरे कोने से एक साया रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि काली धुंध का एक गट्ठर था जिसमें से 2 सफेद आंखें चमक रही थीं। कोमा से जागना तो सिर्फ एक छलावा था राजेश, वो साया बोला। आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों पर कोई चल रहा हो। तुम अस्पताल में नहीं हो, तुम उस मोड़ के नीचे दबे हुए मलबे के अंदर तड़प रहे हो। ये सब तुम्हारे दिमाग का आखिरी खेल है। अचानक अस्पताल की दीवारें पिघलने लगीं। सीमेंट और ईंटें खून में बदलकर नीचे गिरने लगीं। देखते ही देखते मैं फिर से उसी मलबे के ढेर पर था जहां मेरा ट्रक महारानी एक कबाड़ का ढेर बना हुआ था। चारों तरफ से सड़ी हुई लाशों की गंध फिर से नथुनों में भरने लगी।
पिताजी बचाइए। एक जानी पहचानी चीख गूंजी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, मेरा बेटा आरव उस सफेद कार के मलबे के नीचे दबा हुआ था। उसकी आंखों में वही खौफ था जो उस रात उस बच्चे की आंखों में था। आरव, मैं आ रहा हूं। मैं उसकी तरफ रेंगा, लेकिन मेरे पैर पत्थर के हो चुके थे। तभी वो औरत, महारानी, आरव के पीछे प्रकट हुई। उसने अपने लंबे काले नाखूनों को आरव की गर्दन पर रख दिया। सौदा याद है राजेश, एक की जान के बदले दूसरी जान। अगर तुम चाहते हो कि आरव इस नर्क से बाहर जाए तो तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी, हमेशा के लिए। मैं तैयार हूं, उसे छोड़ दो, उसे घर जाने दो। मैं पागलों की तरह रोने लगा। औरत ने एक खौफनाक हंसी हंसी। घर? वो कभी घर नहीं पहुंचेगा, पर हाँ, वो इस हाईवे का नया शिकारी बनेगा। और तुम इस सड़क के नीचे दबे हुए उन हजारों कंकालों का हिस्सा बनोगे जो हर रात गुजरने वाले ड्राइवरों को डराते हैं। उसने आरव को हवा में उछाला। आरव गायब हो गया और उसकी जगह एक जलता हुआ कोयला मेरे हाथ में आ गया। जैसे ही मैंने उस कोयले को छुआ, मेरा पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। पर यह आग जलाती नहीं थी, ये सिर्फ रूह को झुलसा रही थी। अचानक मुझे हाईवे पर एक ट्रक आता दिखा। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी मेरी तरफ बढ़ रही थी। जाओ राजेश, औरत ने आदेश दिया। उस ड्राइवर को अपनी मौत दिखाओ, उसे डराओ ताकि वो एक्सीडेंट करे। अगर तुम शिकार नहीं लाओगे तो तुम्हारा बेटा कभी चैन से नहीं सो पाएगा। मैं अब एक प्रेत बन चुका था। मेरी मर्जी खत्म हो चुकी थी। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। सामने से आ रहे ट्रक ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक का टायर मेरी रूह को चीरता हुआ निकला। मैंने ड्राइवर की खिड़की की तरफ देखा। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना छोटा भाई था। वो रो रहा था और चिल्ला रहा था, राजेश भाई, आप यहाँ कैसे? मुझे समझ आ गया, ये नर्क का वो चक्र था जिसका कोई अंत नहीं था। यहाँ हर गुनहगार अपने ही अपनों का शिकार बनता है। तभी उस काली धुंध ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। अब मैं उस मोड़ नंबर 13 का स्थायी निवासी था। हर रात मैं वहां खड़ा होता हूं, हर रात मैं किसी को मारता हूं और हर रात मैं खुद अपनी ही मौत को दोबारा जीता हूं। दूर कहीं एक साइन बोर्ड अब भी चमक रहा है जिस पर लिखा है, हाईवे पर आपका स्वागत है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। मेरे छोटे भाई की आंखों में जो खौफ था, उसने मेरी रूह के उस आखिरी हिस्से को भी जलाकर राख कर दिया जो अभी तक इंसान बचा था। वो चीख रहा था। उसका ट्रक सड़क पर अनियंत्रित होकर लहरा रहा था। मैं चाहता था कि उसे रोक लूं, चिल्लाकर कहूं कि भाग जा यहां से, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ एक खौफनाक फुसफुसाहट निकली जो हवा के झोंके के साथ उसके केबिन में जा पहुंची। अगली बारी तुम्हारी है। उसका ट्रक पलटा। लोहे के आपस में टकराने की वो आवाज मेरे कानों में संगीत की तरह बजने लगी। जैसे ही वो मरा, उसकी रूह बाहर निकली, बिल्कुल वैसी ही सफेद और कटी फटी जैसी मेरी थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, पर मैंने अपना चेहरा फेर लिया। अब मैं उसका भाई नहीं था, मैं इस हाईवे का एक हिस्सा था। तभी आसमान फट गया। कोई रोशनी नहीं हुई, बल्कि एक गहरा काला छेद ऊपर खुल गया। उस छेद से हजारों लोहे की जंजीरें नीचे गिरने लगीं। वे जंजीरें गर्म नहीं थीं, वे इतनी ठंडी थीं कि जिसे छू लें उसका अस्तित्व जम जाए। राजेश, समय समाप्त हुआ। वो औरत अब एक विशाल आकार ले चुकी थी। उसके पैर पहाड़ियों जैसे थे और उसका सिर बादलों को छू रहा था। अब तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां हम जैसों को भी जाने से डर लगता है, शून्य का कुआं। उन जंजीरों ने मुझे जकड़ लिया। वे मेरी हड्डियों के अंदर धंसती चली गईं। मुझे ऊपर की तरफ खींचा जाने लगा। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, मुझे नीचे पूरा हाईवे दिखने लगा। वो एक सांप की तरह दिख रहा था जो अपनी ही पूंछ खा रहा था। मैंने देखा कि वहां सिर्फ मोड़ नंबर 13 नहीं था, बल्कि हर किलोमीटर पर एक ऐसी ही कहानी चल रही थी। हजारों ड्राइवर, हजारों शिकार और हजारों प्रेत, सब एक अंतहीन दौड़ में लगे थे। मैं उस काले छेद के अंदर पहुंच गया। वहां न रोशनी थी न अंधेरा, वहां सिर्फ कुछ नहीं था। सन्नाटा इतना तेज था कि वो मेरे कानों से खून निकाल रहा था। वहां मुझे एक कुर्सी दिखी, एक लोहे की कुर्सी जिस पर हजारों कांटे लगे थे। उन जंजीरों ने मुझे उस पर जबरदस्ती बैठा दिया।
जैसे ही मैं बैठा, मेरे सामने एक पर्दा गिरा। उस पर्दे पर मेरी पूरी जिंदगी चलने लगी, लेकिन ये वो जिंदगी नहीं थी जो मैंने जी थी। ये वो जिंदगी थी जो उन लोगों की थी जिन्हें मैंने मारा था। मैंने देखा कि वो 5 साल का बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन रहा था। मैंने देखा कि वो औरत अपने बुढ़ापे में पोते पोतियों के साथ खेल रही थी। वो सारी खुशियां जो कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरा ट्रक उस रात नहीं रुका था। ये तुम्हारा सबसे बड़ा टॉर्चर है राजेश, एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। तुम्हें अनंत काल तक वो सब देखना होगा जो तुमने दुनिया से छीन लिया। तुम यहां मरोगे नहीं, तुम बस पछताओगे, हर सेकंड, हर मिनट, अरबों सालों तक। मेरी आंखों को खुला रखने के लिए पलकों पर लोहे की क्लिप्स लगा दी गई। मैं पलक भी नहीं झपक सकता था। मैं देख रहा था और रो रहा था, लेकिन मेरे आंसू अब पानी के नहीं बल्कि तेजाब के थे जो मेरे ही गालों को जला रहे थे। अचानक उस शून्य में एक हलचल हुई। एक छोटी सी रोशनी की किरण कहीं से आई। वो आरव था, मेरा बेटा। वो एक धुंधली परछाई की तरह मेरे सामने खड़ा था। पिताजी, मैं आपको बचाने आया हूं, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल एक पल के लिए धड़का। आरव, भाग यहां से, ये जगह तेरे लिए नहीं है। आरव मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में वही मासूमियत थी जो 7 साल पहले थी। उसने अपना हाथ मेरी जंजीरों पर रखा। मैं आपको ले जा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। आपको अपना पूरा अस्तित्व मुझे देना होगा। आपको मिटना होगा ताकि मैं बचा रहूं। मैंने बिना सोचे कहा, हाँ, मुझे मिटा दो, बस तुम ठीक रहो। जैसे ही मैंने ये कहा, आरव का चेहरा बदलने लगा। उसकी खाल उधड़ने लगी, उसके दांत बाहर निकल आए और उसकी आंखें कोयले जैसी काली हो गईं। उसने अपना असली रूप दिखाया। वो आरव नहीं था, वो हाईवे का रक्षक था, एक प्राचीन शैतान जिसने आरव का रूप धरा था ताकि मेरा आखिरी शिकार यानी मेरी अपनी आत्मा कर सके। मूर्ख इंसान, वो दहाड़ा। यहां कोई किसी को नहीं बचाता, यहां सिर्फ भूख है। उसने अपना मुंह खोला जो किसी गुफा जैसा बड़ा था और मुझे कुर्सी समेत निगल लिया। अब मैं उसके अंदर था, अंधेरे के अंदर अंधेरा। मुझे महसूस हुआ कि मैं धीरे धीरे घुल रहा हूं। मेरा नाम, मेरी यादें, मेरा डर, सब कुछ खत्म हो रहा था। मेरी आखिरी सोच सिर्फ एक ही थी कि क्या कल रात भी कोई ट्रक ड्राइवर मोड़ नंबर 13 पर ब्रेक मारेगा? क्या वो भी इस खेल का हिस्सा बनेगा? तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक ट्रक के इंजन की आवाज, बहुत करीब। एक तेज हॉर्न बजा। मेरी आंखें झटके से खुली। मैं सड़क के किनारे खड़ा था। मेरा शरीर पारदर्शी था। सामने एक नया ट्रक आ रहा था। ड्राइवर की सीट पर एक जवान लड़का था जो मोबाइल पर बात करते हुए हंस रहा था। उसे नहीं पता था कि मोड़ नंबर 13 बस कुछ ही मीटर दूर है। मैंने अपना हाथ उठाया, इस बार डराने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए, लेकिन मेरे मुंह से वही पुरानी खौफनाक आवाज निकली, स्वागत है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस नए ड्राइवर का नाम अर्जुन था। वो अपनी धुन में था। केबिन के अंदर तेज संगीत बज रहा था और वो अपनी मंगेतर से फोन पर बात कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो सड़क के उस टुकड़े पर पहुंच चुका है जहां भूगोल खत्म होता है और नर्क शुरू होता है। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था, एक पारदर्शी साया, एक रूह जो न जिंदा थी न पूरी तरह खत्म हुई थी। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अर्जुन की आंखों में सीधे झांका। मैं उसे डराना नहीं चाहता था, मैं उसे चेतावनी देना चाहता था। ब्रेक मार, मोड़ ले, भाग यहां से, मैं चिल्लाया। लेकिन अर्जुन को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। उसे सिर्फ रेडियो पर अचानक आने वाला तेज शोर सुनाई दिया। उसने चिढ़कर रेडियो का बटन घुमाया और तभी उसकी हेडलाइट की रोशनी मेरे धुंधले वजूद से आर पार निकल गई। उसने महसूस किया कि अचानक केबिन का तापमान गिर गया है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सामने देखा, सड़क पर वो औरत और बच्चा फिर से खड़े थे, लेकिन इस बार उनके पीछे मैं भी खड़ा था। हम तीनों एक कतार में थे। मार दो इसे भी राजेश, वो औरत फुसफुसाई। उसके नाखून अब और भी लंबे हो चुके थे। इसकी रूह
हमें और ताकत देगी। अर्जुन ने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर सांप की तरह लहराने लगा। वो मंजर फिर से दोहराया जा रहा था। वही चीखें, वही टायर के घिसटने की आवाज, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही ट्रक खाई की तरफ बढ़ने लगा, मैंने अपने हाथ फैलाए। मैंने अपनी रूह की आखिरी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और ट्रक के अगले पहियों के नीचे एक अदृश्य दीवार बन गया। मेरा वजूद उस भारी वजन के नीचे कुचलने लगा। दर्द ऐसा था जैसे हजारों जलते हुए भाले एक साथ मेरे सीने में उतार दिए गए हों। नहीं, इसे नहीं, मैं अपनी पूरी आत्मा के साथ दहाड़ा। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ खाई के मुहाने पर रुक गया। उसका आधा हिस्सा हवा में लटक रहा था, लेकिन वो गिरा नहीं। अर्जुन बेहोश हो चुका था। उसका सिर स्टीयरिंग से टकराया था, पर वो जिंदा था। वो औरत गुस्से में पागल हो गई। उसका चेहरा फटने लगा और उसमें से काली राख निकलने लगी। तूने नियम तोड़ा है राजेश, तूने एक शिकार को बचा लिया। मैंने अपना गुनाह कबूल किया है, अब मुझे और शिकार नहीं चाहिए। अचानक वो काला आसमान और भी गहरा हो गया। जमीन फटने लगी और उसमें से हजारों हाथ निकले, सफेद हड्डियों वाले हाथ। वे जंजीरें लेकर आए थे। उन्होंने उस औरत और उस बच्चे को जकड़ लिया। वे दोनों चीखने लगे। उनकी चीखें अब डरावनी नहीं, बल्कि असहाय थीं। राजेश, तू अकेला बचेगा, तू भी हमारे साथ आएगा, बच्चे ने चिल्लाकर कहा। पर तभी एक दिव्य रोशनी, नहीं, वो दिव्य नहीं थी, वो बस शांति थी, ऊपर से उतरी। उसने उन जंजीरों को मेरी तरफ आने से रोक दिया। उस रोशनी के बीच में मुझे आरव की असली शक्ल दिखी। वो धुंधला था, पर वो मुस्कुरा रहा था। पिताजी, आपने एक जान बचाई है। इस एक काम ने आपके 7 साल के पापों का बोझ हल्का कर दिया है। अब आप आजाद हैं। आरव बेटा, मैंने हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन याद रखिए, आरव की आवाज गूंजी। हाईवे कभी नहीं सोता, मोड़ नंबर 13 हमेशा रहेगा। बस आज के लिए आपने मौत को हरा दिया है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी आंखों के सामने सफेद रोशनी छा गई। सुबह के 5 बज रहे थे। हाईवे पुलिस की एक टीम मोड़ नंबर 13 पर पहुंची। वहां एक ट्रक आधे से ज्यादा खाई में लटका हुआ था। ड्राइवर अर्जुन सुरक्षित था, बस उसे हल्की चोटें आई थीं। जब पुलिस ने ट्रक को क्रेन से खींचकर वापस सड़क पर लाया, तो वे सब दंग रह गए। ट्रक के अगले टायर के ठीक नीचे सड़क के डामर पर एक इंसान के 2 हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने ट्रक को खाई में गिरने से रोकने के लिए अपने हाथों से उसे थाम रखा हो। वे निशान जलकर कोयला बन चुके थे। पुलिस फाइल में इसे चमत्कार लिखा गया, लेकिन हाईवे पर चलने वाले पुराने ड्राइवर जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। आज भी जब कोई ड्राइवर रात के अंधेरे में मोड़ नंबर 13 से गुजरता है, तो उसे अक्सर रियर व्यू मिरर में एक धुंधला सा साया दिखाई देता है। वो डराता नहीं है, बस वो अपना हाथ उठाकर धीमी गति से चलने का इशारा करता है। राजेश अब वहां शिकार करने के लिए नहीं है, वो वहां पहरा देता है। वो उस अंधेरे का हिस्सा बन गया है जो अब रोशनी की रक्षा करता है। लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम उस मोड़ पर हो और तुमने लापरवाही की, तो शायद राजेश भी तुम्हें ना बचा पाए, क्योंकि उस खाई के नीचे वो औरत और बच्चा आज भी भूखे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं अगले ट्रक का। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।